कई साल बाद हमारे ब्रेकअप के बाद मेरी मुलाकात अपनी अमीर एक्स गर्लफ्रेंड से एक लिफ्ट में हुई। जैसे ही उसने मेरी गोद में बच्चे को देखा, वो बुरी तरह घबरा गई, जैसा मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसी पल मेरा मन उस रात में चला गया, जब वो एक मशहूर सिंगर के साथ एक बड़े समारोह में आई थी। दोनों हंसते हुए बहुत करीब नजर आ रहे थे। उस समय मेरी हीन भावना इतनी बढ़ गई कि मैं बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मैंने ठीक से ब्रेकअप तक नहीं किया। वर्तमान में लौटकर मैं वहां से जाने लगा, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें लाल थीं। मुझसे मत भागो, बस इतना कह दो कि तुम्हें मेरी याद आती है। कह दो कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। कह दो कि तुम हमेशा सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे। बस इतना कह दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की सौतेली माँ भी बन सकती हूँ। आज मेरी बहन का जन्मदिन था, इसलिए उसने मुझे विदेश से वापस बुलाया था। मैं अपनी छोटी भांजी को गोद में लेकर लिफ्ट में दाखिल हुआ और उसे हंसा रहा था। मुझे वहां मौजूद किसी और पर ध्यान ही नहीं था। वाह, वो आंटी कितनी सुंदर है, क्या वो कोई बहुत बड़ी स्टार है? मेरी भांजी ने हैरानी से पूछा। मैंने अनजाने में लिफ्ट की दीवार पर लगे बड़े पोस्टर की तरफ देखा, और उसी पल मैं ठिठक गया। वो वही थी, क्लोई स्टर्लिंग। इतने सालों में मैंने सुना था कि वो बहुत बड़ी और सफल बिजनेस वुमन बन चुकी। मैं कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। पुरानी यादें एक साथ लौट आईं और सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन वो सब अब बीती हुई बात थी। मैंने प्यार से अपनी भांजी की नाक दबाई और मुस्कुराकर कहा, उसका नाम क्लोई स्टर्लिंग है। वो बहुत ताकतवर बिजनेस वुमन है। लेकिन अफसोस, इतनी अच्छी इंसान होने के बावजूद वो अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक मधुर आवाज वाली खूबसूरत महिला अंदर आई। तुम बस मेरी ही बात कर रहे थे। वाह। और हेलो छोटे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सुंदर हूं? वाह, तुम तो बहुत प्यारे हो। अरे तुम बिल्कुल उस पोस्टर वाली मैडम जैसे दिखते हो। मेरा दिल जैसे गले में आकर अटक गया। वह आवाज़ बहुत ज़्यादा जानी पहचानी थी, इतनी कि मेरी रूह पर हमेशा के लिए अंकित हो चुकी थी। जब मैंने आखिरकार नज़र उठाई, तो मेरी आंखें उसकी आंखों से जा मिलीं। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। पहले तो क्लोए चौंक गई, फिर उसकी नज़र मुझ पर टिक गई। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसकी आंखें मेरे और बच्चे के बीच बार बार घूमने लगीं। कुछ ही पल बाद उसके चेहरे पर फिर वही ठंडा और भावहीन चेहरा लौट आया, जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। मैंने सहज ही एक कदम पीछे हटकर उसे रास्ता दे दिया। हेलो। मेरे उस शिष्ट लेकिन बेहद दूर के अभिवादन को सुनकर क्लोए कड़वी हंसी हंस पड़ी। बस इतना ही? मेरे लिए तुम्हारे पास सिर्फ हेलो है? खुशकिस्मती से तभी लिफ्ट मेरे फ्लोर पर रुक गई। मैंने अपनी भांजी को कसकर गोद में लिया और जल्दी से बाहर निकल गया। रुको, वो मेरे पीछे आती हुई बोली। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं, ये मेरे अंकल हैं, मेरी भांजी तुरंत बोल पड़ी। हैंडसम नहीं है क्या? अभी तक इनकी शादी भी नहीं हुई। ये अभी भी पूरे सिंगल हैं। चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। मैंने जल्दी से उसे टोका। मुझे महसूस हो रहा था कि क्लोए की नजरें और गहरी होती जा रही थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस चलता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद भी उसे दोबारा देखकर मेरे दिल में इतना दर्द क्यों उठ रहा था। जन्मदिन की पार्टी पूरे शोर शराबे और हंसी मजाक से भरी हुई थी। सब लोग खिलों में व्यस्त थे, लेकिन मैं ताज़ी हवा लेने के लिए चुपचाप बालकनी में चला गया। मैंने एक सिगरेट जलाई, लंबा कश लिया और धुएं के छल्लों को हवा में तैरते हुए देखने लगा। उन धुएं में मुझे अपना बीता हुआ जीवन दिखाई देने लगा। पिछले कुछ सालों में मैंने सीलन भरे बेसमेंटों में रातें बिताई थी और बदबूदार कूड़ेदानों में जिंदगी तलाशनी पड़ी थी। लेकिन मैंने दांत भींचकर हर मुश्किल को सहा और उन सबसे कठिन दिनों को पार कर लिया। फिर भी मेरे भीतर गहराई तक बैठी हीन भावना किसी जलते हुए निशान की तरह थी, जिसे शायद कभी मिटाया नहीं जा सकता था। तभी मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। सामने क्लोए खड़ी थी। उसने काले रंग का शानदार गाउन पहन रखा था। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और शालीन था कि उसके करीब जाने में भी झिझक महसूस होती थी। तुम पहले तो सिगरेट नहीं पीते थे, है ना? बस कुछ ही साल हुए हैं। ये बुरी आदत तुम्हें कहाँ से लग गई? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि कभी सिगरेट नहीं पियोगे। माफ करना, मैं हमेशा से सिगरेट पीता था। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। बस तुम्हारे सामने कभी नहीं पी, क्योंकि तुम कहती थी कि तुम्हें इसकी गंध पसंद नहीं। तुम इतनी दूर सिर्फ मुझे डांटने आई हो क्या? मैं उसके पास से निकलकर जाने ही वाला था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है? जैसे क्या? कहने के लिए बचा ही क्या है? पुरानी बातें याद करें या फिर पुराने रिश्ते को दोबारा शुरू करें? माफ करना, अब मेरी अपनी एक अलग जिंदगी है और बेहतर होगा कि तुम उसका हिस्सा बनने की कोशिश करना छोड़ दो। उसे पहली बार इस तरह घबराया हुआ देखकर मेरी नाक में हल्की सी चुभन महसूस हुई। यह एहसास उसके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए था। अब से मैं किसके साथ चलूंगा और कैसी जिंदगी जीऊंगा, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। वह कोई भी हो सकती है, बस क्लोए नहीं। वैसे भी हम कभी एक ही दुनिया के लोग थे ही नहीं। रुको, जब तक तुम मुझे मेरा जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। तुम इतने सालों तक कहाँ थे? मैंने शांत भाव से उसका हाथ अपने हाथ से हटा दिया और ताना मारते हुए कहा, मुझे ढूंढ रही थी। क्यों मिस स्टर्लिंग? आपके लिए तो मैं बस एक ऐसा इंसान था जिसे जब चाहो बुला लो और जब चाहो भगा दो। क्या बात है, अब बेचैनी हो रही है क्योंकि आपका वो पालतू आपके हाथ से निकल गया? मैं खुद को छोटा नहीं दिखा रहा था, मैं सिर्फ सच कह रहा था। क्लोए चुप हो गई। उसकी नज़रें इतनी पैनी थीं कि लगता था जैसे मेरी त्वचा को चीरकर मेरे दिल के उन सीलन भरे कोनों तक पहुंच जाएंगी और ये राज देख लेंगी कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूं। ईथन मिलर, तुम बहुत घटिया इंसान हो। बिना एक शब्द कहे ऐसे गायब होने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी और क्लोए की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। उस समय मेरा पूरा महीना मुश्किल से थोड़े से पैसों में गुजरता था, जबकि वो पहले से ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थी। हमारे रिश्ते के दौरान लगभग हर खर्च वही उठाती थी। जहां बाकी छात्र परीक्षा में फेल होने की चिंता करते थे, वहीं मैं उसके साथ दुनिया की खूबसूरत जगहें देख रहा था। न्यूयॉर्क शहर में सिर्फ एक रात की पार्टी पर जितना खर्च हो जाता था, उतने पैसे मैं पूरे साल में भी नहीं बचा पाता। मेरे लिए वो सब किसी खूबसूरत सपने जैसा था, जिससे एक दिन मुझे हर हाल में जागना ही था। हम दोनों के बीच हैसियत का ऐसा फासला था जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। मैं उसकी जिंदगी के लंबे सफर में बस एक पल के लिए चमकने वाली आतिशबाजी था। हम कभी एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका की तरह नहीं रह सकते थे। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी और मेरे एक संदेश का जवाब आने में कई कई घंटे लग जाते थे।
यह लगातार बना रहने वाला असुरक्षा का एहसास मुझे अंदर ही अंदर तोड़ता रहता था। यहाँ तक कि जब हम उसके दोस्तों के साथ बाहर जाते तो उनमें से किसी को मेरा नाम तक याद रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। उनकी नज़रों में मैं सिर्फ एक सजावट का हिस्सा था, एक अस्थायी मेहमान जिसे कभी भी बदला जा सकता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मुझे पता चला कि वो एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाली है और संयोग से मैं उसी इलाके में था। मैंने सोचा बस एक नज़र उसे देख लूं, लेकिन वही एक नज़र आखिरी साबित हुई। मैंने तेज रोशनी और कैमरों की चमक के बीच वह उस मशहूर गायक का हाथ थामे रेड कार्पेट पर चल रही थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी खास तौर पर तैयार की गई ड्रेस उसकी खूबसूरती और शालीनता को और निखार रही थी। दोनों साथ में हंस रहे थे, जैसे सचमुच एक दूसरे के लिए ही बने हों। मैं अंधेरे में खड़ा उन्हें देखता रहा। बाहर से मैं बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह एक ऐसी दुनिया थी जिसे मैं कभी छू भी नहीं सकता था। मुझे समझ आ गया कि अब सपने से जागने का समय आ गया है। उस रात हवा बहुत ठंडी थी। मैं उस अपार्टमेंट को छोड़कर चला गया जो उसने मेरे लिए खरीदा था। न कोई ब्रेकअप हुआ, न कोई आखिरी अलविदा। मैंने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट मिटा दिए और खुद को उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब कर दिया। मैंने गहरी सांस ली, खुद को उन यादों से बाहर निकाला और सामने खड़ी आंसुओं से भरी आंखों वाली क्लोए की ओर देखा। मिस स्टर्लिंग, कृपया अपनी इज्जत कीजिए। मैं मानता हूं कि आज भी तुम्हें देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन अब वह प्यार नहीं है। वह बस एक बहुत गहराई में दब चुकी आदत है। अब मैं हर परिस्थिति में फायदे और नुकसान को समझकर फैसला करता हूं। तुम्हारी ये जिद शायद इसलिए है क्योंकि तुम अपने हार जाने की बात स्वीकार नहीं कर पा रही हो। तुम जैसी लड़की जिसे जन्म से ही हर सुविधा मिली हो, ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि एक गरीब लड़के ने उसे छोड़ दिया। मैं तुम्हारा पहला प्यार था, वह इंसान जो हमेशा तुम्हारी यादों में रह गया। लेकिन ऐसा प्यार मेरे लिए बहुत भारी बोझ है और सच कहूं तो मैं उसके लायक भी नहीं हूं। मैंने एक बार फिर उसका हाथ अपने हाथ से हटाया और कड़वी हंसी के साथ कहा, उस समय बिना कुछ कहे अचानक चले जाने के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, क्लोए, अब हमारे साथ कोई भविष्य नहीं है। जिस अतीत को तुम आज तक नहीं भूल पाई हो, वह मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। हम बहुत पहले ही एक दूसरे की दुनिया से अलग हो चुके हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम अपना ख्याल रखो। इतना कहकर मैं बिना एक पल रुके मुड़ गया और वहां से चलने लगा। लेकिन क्लोए शायद अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। मैंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि वह तेजी से मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पास की सीढ़ियों वाले हिस्से में खींच ले गई। मिस स्टर्लिंग, खुद को संभालिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें एक बार पहले ही खो चुकी हूं। इस बार तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्लोए मेरे बिल्कुल करीब आ गई और उसने मुझे चूम लिया। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। काफी देर बाद उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी बाहें मेरी कमर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं और उसका पूरा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। तभी मुझे अपने कंधे पर गर्म आंसुओं की नमी महसूस हुई। वह रो रही थी। उस शांत सीढ़ियों वाले हिस्से में उसकी दबे हुए सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्या अब तुम्हारा ये खेल खत्म हो गया? तुम इतने सालों तक मुझसे छिपे रहे। क्या अब तुम वापस नहीं आ सकते? उस भारी खामोशी के बीच मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हमेशा बेफिक्र दिखने वाली क्लोए के भी अपने जज्बात थे। आखिर वह भी एक इंसान ही थी। शायद उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि मैं उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन अब इसका क्या मतलब रह गया था? इन सालों में उसकी जिंदगी में न जाने कितने सफल और काबिल लोग आए होंगे। फिर वह अतीत को और मुझे क्यों नहीं भूल पा रही थी? मैंने अपने दिल को कठोर बनाया और धीरे से लेकिन मजबूती के साथ उसे अपने से अलग कर दिया। मैं पहले ही कह चुका हूं, हम दोनों का साथ अब कभी संभव नहीं है। मैंने उसकी आंखों में घबराहट देखी। फिर उसकी कभी चमकती रहने वाली आंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह टूट चुकी थी। उसे दोबारा कुछ कहने का मौका दिए बिना मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। चलो। बाहर आते ही मेरी मुलाकात अपनी बहन से हो गई, जो मुझे ढूंढ रही थी। क्या हुआ? क्या तुम्हें ऐसी पार्टियों की आदत नहीं है? इतना उदास चेहरा क्यों बना रखा है? कुछ नहीं, अंदर थोड़ा घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए ताज़ी हवा लेने बाहर आ गया था। चलो अब वापस चलते हैं, केक काटने का समय हो गया है। अच्छा, लिली कह रही थी कि तुम्हारी मुलाकात किसी बहुत खूबसूरत लड़की से हुई। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूं। वो कॉलेज के दिनों में मेरी गर्लफ्रेंड थी। अब वो सिर्फ मेरी एक्स है। मेरी बहन, जो मेरी पूरी कहानी जानती थी, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जब तक मैं खुश हूं, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कभी शादी करूं या नहीं। मैं मुस्कुरा दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। कुछ दिनों बाद मेरा असिस्टेंट लियो बड़े उत्सुक चेहरे के साथ मेरे पास आया। मिस्टर मिलर, बाहर एक महिला आई है। वो आपका नाम लेकर आपसे मिलने की जिद कर रही है। वो बहुत खूबसूरत हैं और उनका व्यक्तित्व भी काफी प्रभावशाली है। क्या उन्हें अंदर भेज दूं? उनका नाम क्या है? उन्होंने नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो आपको अच्छी तरह जानती हैं और आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैंने घड़ी की ओर देखा। हल्का सा भौहें सिकोड़ने के बाद आखिरकार मैंने सिर हिला दिया। उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार करने के लिए कह दो। कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला। उसे देखते ही समझ गया कि वो इतनी जिद क्यों कर रही थी। वो क्लोए थी।
मुझे अंदर आते देख उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसके होठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। मैं भी पूरी तरह निशब्द रह गया। क्या इस औरत को सीधी सी बात भी समझ नहीं आती? इथन, मत जाओ। मैंने जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसने घबरा कर कहा। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके सामने जाकर बैठ गया। सीईओ स्टर्लिंग, मेरा स्टूडियो इतनी जल्दी ढूंढ निकालने में आप वाकई बहुत तेज हैं, मैंने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट देता हूं। बताइए, किस काम से आई हैं? क्लोई की पलकें हल्के से कांपी। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। ईथन, मैं आज तुम्हें एक काम देने आई हूं। सुना है तुम एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे एक हीरे की अंगूठी डिजाइन करवानी है। यह सुनकर मैंने भौं उठाई। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मेरी डिजाइन फीस बहुत महंगी है। मैं उसे देने की हैसियत रखती हूं। असली सवाल यह है कि क्या तुम ये काम लेने की हिम्मत रखते हो? मैं हल्का सा हंसा। अजीब बात है, जब कोई मुझे पैसे देने को तैयार है तो मैं काम लेने से क्यों डरूंगा? क्लोई कुछ पल के लिए हैरान रह गई। शायद पहली बार उसने मेरे चेहरे पर इतना आत्मविश्वास और सुकून भरी मुस्कान देखी थी। लेकिन मैंने आगे कहा, एक डिजाइनर होने के नाते मुझे यह जानना होगा कि यह अंगूठी किस मकसद से बन रही है। तभी मैं सबसे बेहतरीन डिजाइन बना सकता हूं। क्लोई ने मेरी ओर देखा। उसकी नजर अचानक बिल्कुल साफ और दृढ़ हो गई। प्रपोजल के लिए। मेरे हाथ हल्के से काम गए और मेज पर रखा चाय का कप लगभग गिर ही गया। मैंने जल्दी से उसे संभाला और खुद को शांत रखने की कोशिश की। बधाई हो। क्या मैंने सही सुना? प्रपोजल? वह किसे प्रपोज करने वाली थी? उस गायक को जिसके साथ वह रेड कार्पेट पर थी, या किसी और अमीर वारिस को? रुको इथन, खुद पर काबू रखो। तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या तुम आगे नहीं बढ़ चुके? इथन, क्या हुआ? क्या यह काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है? अगर नहीं कर सकते तो साफ कह दो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। लग रहा था कि उसने मेरी बनावटी शांति को भांप लिया था और फिर से वही सब पर हुकूमत करने वाली क्लोई बन गई थी। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत आसान है। आगे की सारी बात मेरे असिस्टेंट से कर लेना। अब अगर इजाजत हो तो मैं चलता हूं। रुको, किसी और को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे तुम्हारे साथ काम करूंगी। जिस इंसान को मैं प्रपोज करने वाली हूं वह बहुत जिद्दी है। अगर उसे डिजाइन पसंद नहीं आया तो मैं उसका नाराज होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी प्रोफेशनल क्षमता पर शक कर रही हो? बिल्कुल नहीं मिस्टर मिलर। इतनी सी मदद करने से तो आप मना नहीं करेंगे, है ना? मैंने हार मानते हुए कहा। ठीक है, तुम जीत गई। मैंने अनमने मन से अपना फोन निकाला ताकि उसे आई मैसेज पर ऐड कर सकूं। जैसे ही हमने एक दूसरे को ऐड किया, वो अपनी जीत भरी मुस्कान छिपा नहीं सकी। उसके चेहरे पर साफ संतोष दिखाई दे रहा था। हैरानी की बात यह थी कि क्लोई बदल चुकी थी। उसने कोई परेशान करने वाला संदेश नहीं भेजा। उसका अकाउंट इतना शांत था कि मानो नकली हो। सिर्फ उसी दिन का सिस्टम नोटिफिकेशन था, जिस दिन हमने एक दूसरे को ऐड किया था। यह देखकर मैं काफी संतुष्ट था, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। कुछ दिनों बाद मैं हमेशा की तरह काम से घर लौट रहा था। नीचे लिफ्ट का इंतजार कर रहा था कि तभी दरवाजा खुला और धूप का चश्मा तथा मास्क पहने एक आदमी जल्दी जल्दी बाहर निकला। सॉरी ईथन, क्या आप ईथन मिलर हैं? मैंने रोशनी में उसका चेहरा ध्यान से देखा और हैरान रह गया। वह वही मशहूर गायक था जो क्लोई के साथ रेड कारपेट पर दिखाई दिया था, और वो मेरा नाम जानता था। मिस्टर मिलर, क्या आप भी यहीं रहते हैं? हाँ। उसकी नज़र मुझ पर कुछ अजीब थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मुझे किसी प्रतिद्वंदी की तरह परख रहा हो, बल्कि जैसे किसी चल रहे ड्रामे का अंत देख रहा हो। पहले अपना परिचय दे दूं। मैं क्रिस हूं, क्लोई का बड़ा भाई। तुम ईथन हो, है ना? क्लोई अक्सर तुम्हारा जिक्र करती थी। क्या उसका भाई? तो रेड कारपेट पर उसके साथ जो आदमी था, वह उसका असली भाई था? कोई हैरानी नहीं कि दोनों एक दूसरे से इतने मिलते जुलते लग रहे थे। आखिर वे भाई बहन थे। मैंने क्या कर दिया? तुम यहां अकेले रहते हो? क्या मुझे अंदर बुलाकर एक ड्रिंक भी नहीं पिलाओगे? हाँ, मैं अकेला रहता हूं। नहीं नहीं, आइए अंदर। मेरे पास चाय नहीं है, सिर्फ बोतलबंद पानी है। फिजी चलेगा? वह मुस्कुराया। मेरे लिए कुछ भी चलेगा, बस पीने लायक होना चाहिए। उसकी नजरें बार बार मेरे और पूरे फ्लैट पर घूम रही थीं, जिससे मैं बेहद असहज महसूस कर रहा था। तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूं? हमारी पहले कभी मुलाकात तो नहीं हुई। क्या ये पूछने की भी जरूरत थी? जाहिर है इसका संबंध क्लोई से ही था। क्रिस ने धीरे से कहा, तुम्हारे गायब होने के बाद ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मेरी बहन तुम्हें ढूंढने के लिए पूरी दुनिया छानती रही। उसने हर जगह तलाश की, हर संभव कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। वह मुझसे कहती थी, अगर ईथन इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं अकेले आगे कैसे जी पाऊंगी। उसने पूरे 1 साल तक तुम्हें ढूंढा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटती गई और वो गहरे अवसाद में डूबती चली गई। एक दिन जब मैंने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो वह फर्श पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिना किसी हरकत के। ईथन, उस दिन मैंने भगवान की कसम खाई थी कि अगर तुम कभी मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि होश में आते ही क्लोई सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछेगी, क्रिस, तुमने मुझे बचाया ही क्यों? यह सुनते ही मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा। क्लोई, उसने मेरे लिए अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मैंने आखिर क्या कर दिया था? मेरी आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगा। ठंडे बाथटब में अकेली पड़ी क्लोई, जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया था,
पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। क्रिस ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू हैं, और तुम्हें पूरी जिंदगी इस बात पर शर्मिंदा रहना चाहिए। तुमने उस औरत को खुद से दूर कर दिया, जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, जो तुम्हारे लिए मरने तक को तैयार थी। मैं कांपती आवाज में बोला, मोह मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर स्टर्लिंग। सच कहता हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, तुम्हें पछतावा तो होना ही चाहिए। इतना कहते ही क्रिस अचानक आगे बढ़ा और मेरे कॉलर को पकड़ लिया। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, लेकिन शायद पूरी गलती तुम्हारी भी नहीं है। वो बेवकूफ लड़की बहुत जिद्दी है। उसके ठंडे और सख्त स्वभाव से धोखा मत खाना। वह तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम एक सच्चे आदमी की तरह अतीत की सारी गलतफहमियां दूर कर दो। अगर तुमने उसके दिल का ये कांटा नहीं निकाला, तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं पूरी तरह टूट गया। मैं ठंडी जमीन पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगा। अपराध बोध की एक विशाल लहर ने मुझे पूरी तरह डुबो दिया। आखिरकार मुझे समझ आया, असल जल्लाद मैं ही था। पूरा सप्ताहांत मैं खोया खोया रहा। बार बार iMessage पर क्लोई की चैट खोलता, कुछ लिखता, फिर उसे मिटा देता। अब वह प्रपोजल रिंग का ऑर्डर मुझे सबसे बड़ा व्यंग्य लगने लगा था। उसी समय मेरे पुराने क्लासमेट एलेक्स ने दोस्तों की एक छोटी सी पार्टी रखी और मुझे एक बार में बुला लिया। कानों को चीर देने वाले तेज संगीत के बीच मैं एक कोने में बैठा था, हाथ में ड्रिंक लिए और बिल्कुल अकेला पी रहा था। मेरे आसपास बैठे लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे, किसने सोचा था कि हमारे कॉलेज की सबसे मशहूर और किसी की पहुंच से बाहर रहने वाली क्लोई स्टर्लिंग इतनी सच्चे दिल से प्यार करने वाली निकलेगी। सच कह रहे हो, जब मैंने उस समय की सारी बातें सुनी थी तो मेरे तो होश उड़ गए थे। उन्होंने आपस में गिलास टकराए। मैंने बिना कुछ कहे अपना पूरा ड्रिंक एक ही सांस में खत्म कर दिया। आराम से पियो, एलेक्स ने समझाया। उस समय तो मुझे हमेशा यही लगता था कि क्लोई बस तुम्हारे साथ खेल रही है। उसने तुम्हें पूरी तरह अपने इशारों पर नचा रखा था। ऐसा कभी नहीं लगा कि वो सच में तुमसे प्यार करती है। लेकिन दूसरी तरफ उसने एक गर्लफ्रेंड की हर जिम्मेदारी पूरी भी की। तभी एक और पुराना क्लासमेट बोला, असल में तुम्हारे जाने के तुरंत बाद क्लोई मुझसे मिलने आई थी। मेरे हाथ में पकड़ा गिलास वहीं रुक गया। उस समय वो किसी चलती फिरती लाश जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में जरा भी चमक नहीं थी। चेहरा पूरी तरह थका हुआ और टूटा हुआ था। यार, उस समय मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। मैं बार बार कहता रहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मैं लगभग उसकी मौत का साथी बन गया था। इसी शर्म की वजह से मैं इन सारे वर्षों में कभी उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। एलेक्स ने माहौल बदलने की कोशिश की। चलो चलो, दुख वाली बातें छोड़ो। आज हम सब यहाँ मजे करने आए हैं। आओ, सब लोग ड्रिंक खत्म करो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मशीन की तरह अपना गिलास उठाया और शराब गले से नीचे उतारता गया। दिल दर्द से मरोड़ खा रहा था। शराब उस दर्द को सुन नहीं कर सकी, बल्कि उसने मेरे अपराध बोध को और भी गहरा कर दिया। मैंने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। कुछ देर बाद मैं उठ खड़ा हुआ। रहने दो, मैं चलता हूं, तुम लोग एंजॉय करो। अरे ईथन, अभी तो रात शुरू हुई है। ईथन, तुम नशे में हो। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं। ये आवाज हमारी हाई स्कूल की क्लासमेट सारा की थी। जब से उसे पता चला था कि मैं वापस देश आ गया हूं, वह किसी न किसी बहाने मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू, लेकिन चिंता मत करो, मैं उबर बुला लूंगा। बाद में एलेक्स ने मुझे चुपके से बताया कि सारा को हाई स्कूल के दिनों से ही मुझ पर क्रश था, लेकिन उस समय मुझे इसका बिल्कुल एहसास नहीं था। अरे ईथन, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। हम तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं जाने देंगे। सारा तुम्हें छोड़ देगी। हाँ, हम बस तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मना मत करो, सारा ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उसी तरफ जाना है। तुम्हारी हालत में उबर लेना सुरक्षित नहीं होगा। कम से कम किसी अनजान ड्राइवर से ज्यादा मुझ पर तो भरोसा करोगे, है ना? जब उसने इतनी ईमानदारी से कहा तो दोबारा मना करना ठीक नहीं लगा। मेरा घर पास ही है। घर पहुंचने पर मैंने कहा, इतनी रात को मुझे छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं सच में इसकी कद्र करता हूं। बाद में मुझे पता चला कि वो रास्ता उसके घर की दिशा में था ही नहीं। वो सिर्फ मेरे साथ थोड़ा समय बिताने के लिए आधा शहर पार करके आई थी। न नहीं, कोई बात नहीं। वो अचानक घबरा गई। हम मेरी बिल्डिंग के गेट तक पहुंच चुके थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक जा रहे थे। मैं रुक गया और शांत स्वर में पूछा, क्या कहना चाहती हो? इतना सुनते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कल शनिवार है, क्या क्या तुम फ्री हो? मैं सोच रही थी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ धीरे धीरे इतनी धीमी हो गई कि वह सिर झुकाकर मेरी ओर देख भी नहीं पा रही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे माफ करना, शायद इस वीकेंड भी मुझे काम करना पड़ेगा।